जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं बिहार दरोगा और बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो आपका ज्ञान बिंदु जीएस जो है उन बिट्टू झा और रोशन आनंद के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा बुक है और ये जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके ये प्रैक्टिस सेट। तो प्लीज़ आप बने रहिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से। अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा फ्रेंड्स इसको पीडीएफ देने के लिए, ठीक है। तो कल हम लोग 25 क्वेश्चन किए थे और आज उससे आगे कंटिन्यू करते हैं 26 नंबर से देखते हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 2 है, ठीक है। तो कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो ऑप्शन बी द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम से है। देखिए अगर बात करें कुछ नहीं में कुछ का निर्माण जो है कुछ नहीं में से कुछ नहीं आता नियम के विरुद्ध है, अर्थात ऊर्जा का संरक्षण जो यह बताता है कि एक पृथक तंत्र की कुल ऊर्जा परिवर्तित नहीं हो सकती। तो देखते हैं अगर आइंस्टीन के बारे में, तो आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग स्वरूप नहीं हैं, इसमें एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्यमान ऊर्जा अनुपात के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को पुनः द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया परिवर्तन किया जा सकता है ऊर्जा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन डी, ये मैक्सिको से नहीं गुजरती है, केन्या से गुजरती है, इंडोनेशिया से और ब्राज़ील से गुजरती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांश, तो 0 डिग्री अक्षांश पर खींची रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर चमकती है। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। देखिए विषुवत रेखा कौन कौन से देश से होकर गुजरती है? तो पहला आपका है इक्वाडोर देश, उसके बाद कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरीबाती जो है इस देशों से क्या होता है विषुवत रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा पर एशिया महाद्वीप के देश मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश कौन कौन से हैं? तो सोमालिया है, केन्या है, साओ टोम एंड प्रिंसिपी, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य और गैवान युगांडा यहाँ पे स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की भूमध्य रेखा पर दक्षिणी अमेरिका का देश कौन कौन सा है? ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है कर्क रेखा। देखिए कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश कौन कौन से हैं? तो उत्तरी अमेरिका का देश हवाई द्वीप, मैक्सिको। अफ्रीका महादेश का देश कौन है? तो मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिम सहारा हो जाएगा एवं मौरितानिया आदि हैं, ठीक है। एशिया महादेश का देश कौन कौन? ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ये हैं, ठीक है, कर्क रेखा के प्रमुख देश। देखिए अगर मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को कहा जाता है। मकर रेखा विश्व के निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन देश है? अर्जेंटीना है, पराग्वे है, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा तथा फ्रेंच पोलिनेशिया इत्यादि जो है ये मकर रेखा से होकर गुजरती है, ठीक है। सूर्य कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य वर्ष पर लंबवत चमकता है और कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को तथा मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी कर्क रेखा और मकर रेखा से जितने भी रिलेटेड टॉपिक थे वो यहाँ पे एक ही शॉर्ट्स में कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? ऑप्शन डी, 6 अगस्त 1945 को यह आपदा हुई थी। अब इसके बारे में देखते हैं। तो विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर की गई थी और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी जापान पर दूसरी बार परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये क्वेश्चन पूछे एग्जाम में। और परमाणु बम में पढ़ाया यूरेनियम यानी कि U-235 या प्लूटोनियम U-239 तत्व का प्रयोग किया जाता है। और प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपनहीमर ने 1945 में बनाया था, ठीक है। अब देखिए प्रथम बार किसने बनवाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रोजन बम यह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है और इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन बम का निर्माण हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम व ट्राइटियम के द्वारा
किया जाता है। हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम की क्षमता से 1000 गुना अधिक होता है, ठीक है। और भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी को पोखरण राजस्थान में किया गया था और इसका कोड क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण 11 व 13 मई 1998 ईस्वी को किया गया था। इसका कोड था शक्ति 98 था, जिसमें यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम ड्यूटेरियम तक का उपयोग इसमें किया गया था, ठीक है। और भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम अगर बात करें, इनका जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है, ठीक है। और भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से वर्ष 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1969 ईस्वी से याद रखिएगा। इसरो का भी स्थापना हुआ था 1969 ईस्वी में, ठीक है। और भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा जो था को 1956 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है और हाइड्रोजन के समस्थानिकों का संलयन होकर हीलियम नाभिक बनता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके एक क्वेश्चन से इतने सारे टॉपिक क्लियर हो गए। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को हो सके तो 1-2 बार रिवीजन कीजिए। आप लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा है वीडियो पे, तो अच्छा लगा आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ आपका कमेंट जो भी कमेंट करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कमेंट से पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। प्लीज़ आपको ने बोला कि क्वेश्चन को नंबर बढ़ाइए, तो मैं आज से क्वेश्चन का नंबरिंग भी बढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर के हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे? ऑप्शन नंबर सी, कर एवं लेखांकन से है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हस्तांतरण मूल्य कराधान और लेखांकन में प्रयोग किया जाता है। हस्तांतरण कीमत इस प्रकार एक मूल्य है जो वह स्वतंत्र उद्यमियों के बीच लेन देन की कीमतों को संदर्भित करता है और यह वस्तुओं के हस्तांतरण सेवाओं और प्रौद्योगिकी के बीच जुड़े मूल्य को निरूपित करता है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। तो देखिए भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में ट्यूबवेल यानी कि नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, नलकूप के द्वारा, ठीक है। और भारत में मुख्य रूप से सिंचाई 4 प्रकार के साधन हैं। पहला देखिए, कुओं के द्वारा होता है सिंचाई, नलकूप यानी कि ट्यूबवेल के द्वारा होता है, तालाबों के द्वारा होता है और नहरों के द्वारा होता है। तो देखिए भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहर है, जिससे कुल सिंचित क्षेत्र का 40% भाग पर सिंचाई की जाती है और इसके अंतर्गत असम, पंजाब, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल आदि राज्य हैं। सिंचाई की द्वितीय मुख्य साधन कुआं है। इसके द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र 37.8% भाग पर सिंचाई की जाती है। और सिंचाई का तृतीय साधन तालाब है और जिसके द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र का उसका योगदान 14.5% का है। अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारतीय राज्यों की, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं ओडिशा में तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है और नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में तथा तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और सिंचाई का चतुर्थ साधन नलकूपों को आता है और इससे कुल सिंचित क्षेत्र का 7.7% सिंचाई की जाती है। और इसके प्रमुख राज्य कौन कौन से? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब इसके प्रमुख राज्य हैं। अब देखिए यहाँ पे बिहार से रिलेटेड आ गया, तो देखिए बिहार में सिंचाई के साधन क्या है? तो नहर, नलकूप, तालाब एवं कुआं। तो बिहार में नहरों कुल सिंचित भूमि जो 27.47% भाग पर सिंचित होता है और नलकूपों द्वारा कुल सिंचित भूमि का लगभग 61.39% भाग पर सिंचाई की जाती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तालाब, तो तालाब एवं अन्य से 11.14% भाग सिंचित होता है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुओं के द्वारा होता है। देखिए याद रखिए, मध्य प्रदेश में कहा था कुओं के द्वारा होता है, ठीक है। अगर राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं एवं नलकूप है, जिससे कुल सिंचित भाग लगभग 66% भाग की सिंचाई की जाती है। अब देखिए, अब गौतम बुद्ध के बारे में देखते हैं। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो इनकी पाली भाषा थी। तो गौतम बुद्ध संवादों में पाली भाषा का प्रयोग करते थे। महावीर के संवादों का भाषा जो प्राकृतिक थी और गौतम बुद्ध का पाली था। प्राकृतिक यानी कि भारतीय अर्थभाषा के मध्ययुग में जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई उसका नाम सामान्य नाम प्राकृतिक है और उन भाषाओं में जो साहित्य रचे गए उसे प्राकृतिक साहित्य कहते थे। अगर हम पाली की बात करें तो यह प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी, जिसे पूर्व में बिहार से पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान तक और उत्तर में नेपाल, उत्तर प्रदेश से दक्षिण में मध्य प्रदेश तक बोली जाती थी। और इस भाषा में बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की भी रचना की गई थी। पाली भाषा में क्वेश्चन आता है कि बौद्ध जो त्रिपिटक की रचना किस में की गई थी? तो पाली भाषा। संस्कृत की बात करें तो यह भारतीय उपमहाद्वीपों की एक भाषा है और यह हिंद आर्य भाषा है। आधुनिक भारतीय भाषा इसी से उत्पन्न हुए हैं।
मगधी की बात करें तो यह भारत के मध्य पूर्व में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है जिसका संबंध भोजपुरी और मैथिली भाषा से है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि एड्स दिवस की तो याद रखिएगा कि 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं एड्स दिवस। अगर हम बात करें और बहुत सारे तो विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, भारतीय युवा दिवस 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म पर मनाया जाता है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस तो 19 अगस्त को, ठीक है, और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं विश्व एड्स दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है तो एड्स के बारे में हर उम्र के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, अगर बात करें कि सबसे पहले विश्व एड्स दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने का शुरुआत WHO द्वारा 1988 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो इसमें से कौन सा जो है वो रक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो देखिएगा इसका विभाग जो है आपका रक्षा विभाग है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग है। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा और हो जाएगा रक्षा उत्पादन विभाग। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, A, B और C हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत निम्न विभाग आते हैं: रक्षा विभाग, रक्षा उत्पाद विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग और सैन्य कार्य विभाग इत्यादि से मिलकर बनता है। अगर हम बात करते हैं रक्षा विभाग की तो देखिए रक्षा विभाग एकीकृत रक्षा स्टाफ और तीनों सेनाओं तथा विभिन्न अंतर सेवा संगठनों संबंधित कार्य करता है। तो इसी प्रकार से देखिएगा रक्षा, उसके बाद देखते हैं, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, मैं PDF भेज दूंगा, टेलीग्राम से ज्वाइन होकर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे ज्वाइन होकर PDF ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप 1-2 बार देखिए और हो सके तो इसको रीड भी कीजिए, ऐसे सुनने से जल्दी याद होता है। ठीक है, नेक्स्ट 34 नंबर के निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई में। तो बांग्लादेश द्वारा अपना नया कूटनीतिक केंद्र चेन्नई में खोलने की घोषणा 7 अगस्त 2017 को की गई थी। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए 2017 के बारे में बता रहा है, तो अभी लेटेस्ट भी बताएंगे। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सैयद शाहिद हकीम ने। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सैयद शाहिद हकीम को वर्ष 2017 ईस्वी में फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था और ध्यानचंद पुरस्कार का गठन 2002 ईस्वी में हुआ था और यह क्रियाओं और खेलों में जीवन पर भी उपलब्धियां के लिए प्रदान किया जाता है। इनमें नगद पुरस्कार 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 2022 में तो 2022 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो अश्विनी अकुंजी ये एथलेटिक्स में थे, धर्मवीर सिंह हॉकी में और BC सुरेश ये कबड्डी में इनको मिला था। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया। अब देखते हैं इसके बारे में। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से लेके 1916 तक रहा, के काल में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल की विभाजन की घोषणा किया था। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से विभाजन लागू हो गया था और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 अक्टूबर। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन का विरोध में बंगभंग आंदोलन चलाया गया, उसी में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ। ठीक है, और 6 मई 1910 ईस्वी को जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के जब सम्राट बने, उनके सम्मान में 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की थी और इसी समय 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाने की घोषणा की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे 1912 ईस्वी में मूर्त रूप दिया गया। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करते हैं 1916 से 1921 ईस्वी तक भारत का वायसराय के पद पर रहे थे और 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन के साथ साथ हुए थे। ठीक है, और इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में राजनीतिक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष की तो आरसी मजूमदार ने की थी। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की क्या की थी? स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट, देखिए फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार देखिएगा अच्छे से। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में आया था। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 1917 ईस्वी में, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में, इत्यादि में इन्हीं शासनकाल की घटना है। ठीक है,
अगर हम बात करें लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 भारत का वायसराय थे और इसके काल में प्रमुख घटनाएं थी। पहला था कि स्वदेशी आंदोलन, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी हुआ था और 1907 ईस्वी को सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ तो किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, और 1906 ईस्वी में आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी स्प्राइट। तो देखते हैं कि विश्व के सबसे छोटी अंतरिक्ष यान स्प्राइट नाम दिया गया है और 23 जून 2017 को ब्रेक थ्रू एस्ट्रोसॉट कार्यक्रम के 6 अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है और विश्व के सबसे छोटे इन अंतरिक्ष यानों को स्प्राइट नाम दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये अंतरिक्ष इसरो के PCLV-C38 द्वारा प्रक्षेपित इटली के उपग्रह यानी कि मैक्स वेलियर और लाटविया के उपग्रह वेंटा 1 पर संलग्न किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भारत के द्वारा तो भारत के द्वारा 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यह पूर्णतः तकनीक से निर्मित है। अगर हम बात करते हैं भास्कर 2 तो 20 नवंबर 1981 में कास्पुनित यान से प्रक्षेपित किया गया था। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था जिसके द्वारा टेलीमेट्री, समुद्र विज्ञान और जल विज्ञान पर आंकड़े जुटाए थे। और इनसेट क्या था? यह एक भारतीय संचार उपग्रह था जिसको वर्ष 1982 में लॉन्च किया गया था और यह भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट का हिस्सा था। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने। तो अब इनके बारे में देखते हैं। तो भारत में पहली बार सन 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने वार्षिक आय का आकलन किया था जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था। अगर हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी ने तो अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1837 में इन्होंने किया था जिसमें धन निष्कासन के सिद्धांत को बताया था। तो क्वेश्चन आता है कि धन निष्कासन के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में बताया था? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, और बताया था और एवं धन निष्कासन को देश के सभी दुखों का मूल कारण माना था। अगर हम बात करते हैं एनी बेसेंट की तो देखिए एनी बेसेंट आध्यात्मिक थियोसोफिसिस्ट, महिला अधिकारियों की समर्थक, लेखक, वक्ता एवं भारत प्रेमी महिला थी। ठीक है, अगर हम बात करें देखिए फ्रेंड्स आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक पहला क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? भारत की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन सी? देखिए फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी, लेकिन भारत की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि वर्ष 1970 ईस्वी में एनी बेसेंट ने कांग्रेस से कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि कहाँ से की? कलकत्ता में किसने की? एनी बेसेंट ने। कब? 1917 ईस्वी में की। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाहौर सत्र का अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, अगला 39 नंबर क्वेश्चन क्या कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। अब इनके बारे में 2-3 देखते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी उपनाम से जाना जाता था। प्रमुख व्यक्तियों के नाम एवं उनका उपनाम है। देखते हैं उनका कौन कौन सा उपनाम है, इंपॉर्टेंट है। तो भगत सिंह का जो उपनाम क्या था? तो शहीद आजम के नाम से जानते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष और सरदार के नाम से। रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी लाला जी के नाम से। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से। सरोजनी नायडू तो भारत कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से। तो देखिए सरोजनी नायडू। ठीक है, आगे देखते हैं श्री कृष्ण सिंह तो बिहार केसरी के नाम से। जो बिहार के प्रथम CM कौन थे? श्री कृष्ण थे। ठीक है, आगे आपका अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार विभूति थे। राजेंद्र प्रसाद देश रत्न अजात शत्रु थे। चित्तरंजन दास देशबंधु नाम से जाना जाता था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के तिलक से नाम से जाना जाता था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से। राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और वर्ष याद रखिएगा वर्ष 1984 में 40 साल की उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे ये। ठीक है, और उनका कार्यकाल 1984 ईस्वी से 1989 ईस्वी तक था। और लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री 1947 से लेकर 1951 तक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी एवं प्रखर चिंतक तथा समाजवादी राजनेता थे। राम मनोहर लोहिया, ये हॉस्पिटल इनके नाम पे ही राम मनोहर लोहिया दिल्ली में। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी हमले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है?
ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन। तो देखते हैं 44वां संविधान संशोधन के बारे में। तो राष्ट्रपति को किसी भी मामले के पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान है। अनुच्छेद 74वें में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह मंत्रिमंडल की सलाह पर एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल द्वारा दोबारा दी गई सलाह के मानने के लिए बाध्य होगा। अगर हम बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा तो दिए गए अनावश्यक परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए जनता दल की सरकार ने यह 44वां संशोधन किया था। और इस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर बदलकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया था। अगर हम बात करते हैं मूल अधिकार में सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार को दर्जा दिया गया था। अगर हम बात करते हैं 39वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ठीक है। अगर बात करें 40वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम शामिल किए गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। यह संविधान संशोधन अभी तक पारित सभी संसाधनों में अधिक व्यापक था, इस कारण से इसे लघु संविधान कहा गया है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके द्वारा किए गए प्रमुख संशोधन निम्न हैं। देखिए, सबसे पहला इसका संशोधन देखिएगा कि संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में 3 शब्दों पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। नीति निर्देशक तत्वों में 3 नए निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था इसी 42वें संविधान संशोधन में। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के क में है। उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी अनुच्छेद 43 के क में है। पर्यावरण की रक्षा और सुधार एवं वन्य जीव की सुरक्षा अनुच्छेद 48 के क में है। ठीक है। और एक नए अध्याय भाग 4 की क में अनुच्छेद 51 को जोड़कर नागरिक के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। और अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। और विधानसभा एवं लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, इसे पुनः 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और इसे 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 41 नंबर क्वेश्चन है क्या कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, संवैधानिक प्रावधान है और ये क्या है आपका स्रोत है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए था। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया था? अमेरिका का अधिकार पत्र है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक, तो ये आयरिश के संविधान से लिया गया है। ठीक है। और संसदीय सरकार, तो ये संसदीय सरकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध जो है वो कनाडा का संविधान से लिया गया है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार तो कहाँ से लिया? अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया। राज्य के नीति संबंध आयरिश संविधान से लिया गया है। संसदीय सरकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया। केंद्र राज्य संबंध जो कनाडा का संविधान से लिया गया है। ठीक है। देखिए यहाँ पे कि ली गई विशेषताएं या स्रोत क्या है। तो संवर्ती सूची संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया। फिक्स है, एग्जाम में आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। मूल कर्तव्य एवं प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श लिया गया रूस के संविधान से। आपातकालीन संबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर। देखिए, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजीव महर्षि को। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि राजीव महर्षि तो भारत के 13वें 2017 ईस्वी से 2020 तक नियंत्रक महालेखक परीक्षक थे 2020 तक, लेकिन अब चेंज हो गए। वर्तमान समय में भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो 8 अगस्त 2020 ईस्वी को कार्यकर मत ग्रहण किए हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक में स्वतंत्र पद की व्यवस्था किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है। अगर बात करते हैं हम कैग की, तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला है 43 नंबर कि सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सर क्रिक विवाद भारत एवं पाकिस्तान के बीच गुजरात में इससे सीमा विवाद है। और यह विवाद कच्छ के रन में 96 किलोमीटर लंबे मुहाने को लेकर सर क्रिक पानी के कटाव के कारण बना है। वहाँ ज्वार भाटे के कारण यह तय नहीं हो पाता है कि इनका कितना हिस्सा पानी में रहेगा और कितना पानी से बाहर रहेगा। ठीक है। अगर वर्तमान में इस नाले का नाम सर क्रिक है, लेकिन
कच्छ के पुराने दस्तावेजों में इसे सर क्रिक कहा गया है, जिसका कारण ये बताया गया है कि पहले इस नाले में सीरी नामक मछली पाई जाती थी, जिसके नाम पर इसे नाले का नाम सर क्रिक पड़ा है। सर क्रिक मामले पर विवाद 1960 के दशक में ही शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन आ सकता है कब हुआ था, 1960 में शुरू हुआ था। अगर हम बात करते हैं भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, और यह विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई सीमा, और यह सीमा भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है वो 33 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, याद रखिएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये 2670 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम डुरंड रेखा है। तो क्वेश्चन आता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? डुरंड रेखा कहते हैं। और जिसका निर्धारण 12 नवंबर 1893 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के सचिव सर मॉर्टिमर डुरंड और अफगानिस्तान के अमीर या शासक अब्दुल रहमान खान के बीच में समझौता द्वारा किया गया था। अगर बात करें कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच भी डुरंड रेखा है, जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। यह सीमा लद्दाख में है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भारत चीन, तो 3488 किलोमीटर लंबी सीमा मैकमोहन रेखा निम्न भारतीय राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा बनाती है: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम। अगर हम बात करते हैं भारत और बांग्लादेश, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा की लंबाई जो है वो 4096.7 किलोमीटर है। यह भारत के निम्न राज्यों से सीमा रेखा बनाती है, जो इस प्रकार: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। भारत में सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जो देश है वो बांग्लादेश है, तथा सबसे कम सीमा साझा करता कौन है? तो अफगानिस्तान ही। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, इसे एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि 44 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री के पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन सी, फ्रांस। तो फ्रांस ने जीवाश्म ईंधन से चलने वाली गाड़ियां पर प्रतिबंध की घोषणा की थी। तो 2040 तक पेट्रोल और डीजल के वाहनों को बिक्री बंद होनी चाहिए। फ्रांस पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी क्या है? तो पेरिस है। अगला है 45 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो ऑप्शन ए, आरंभ। तो अगर हम बात करते हैं आरंभ, तो आरंभ मोबाइल ऐप का शुभारंभ सड़कों के रख रखाव के लिए 24 जुलाई 2017 को इसको केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। और इस मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्रामीण सड़कों के रख रखाव प्रबंधन को सुगम बनाया जाएगा। 46 नंबर है आपका कि भारत के निम्न राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। तो देखिए ये 2017 का रिपोर्ट है। तो 23 जून 2017 को पश्चिम बंगाल सरकार को वर्ष 2017 ईस्वी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार राज्य के कन्याश्री प्रकल्प योजना के लिए दिया गया था। अगला आपका 47 नंबर कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन बी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स का एक ऐसा उपकरण है जिसमें विश्व स्तर पर और देश के आधार पर भूख को मापता है। GHI की वार्षिक गणना की जाती है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का जारीकर्ता संस्था कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी ऑर्गेनाइजेशन वेल्ट हंगर हिल्पा है, और इसे अगस्त महीना में जारी किया जाता है। अगर हम बात करें कि भारत का स्थान 107वां था, सम्मिलित देश 121 था, पहला स्थान क्या था? बेलारूस का। ठीक है, आगे देखिए उधर 22 का रिपोर्ट है, 23 का भी नहीं आया है। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नांगल किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन सी, उर्वरक के लिए, नांगल। तो नांगल उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और नांगल पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित, और यह मुख्यतः यूरिया का उत्पादन करता है। अगर बात करें तांबा धातु का अयस्क कॉपर पाइराइड कैल्फोसाइट से धातु का निष्कर्षण किया जाता है। उत्पादक राज्य कौन कौन सा है तांबा का? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश है। और इसे राजस्थान में खेतरी एवं सिधाना के खान से तथा मध्य प्रदेश में तेरगांव एवं मलजखंड के से प्राप्त होता है। अगर बात करें तेल परिशोधन संयंत्र, तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण के 17 तेल शोधक कारखानों तथा निजी क्षेत्र में 3 तेल परिशोधन संयंत्र हैं। अगर बात करें पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम सागरीय उत्पत्ति वाली अवसादी शैलों से प्राप्त किया जाता है, और भारत में यह टर्सरी युग को संरचनाओं में मिलता है। आगे देखते हैं। अगर बात करते हैं भारत में खनिज तेल के वितरण क्षेत्र हैं, तो ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, गुजरात, पश्चिम अपतटीय क्षेत्र एवं पूर्वी अपतटीय क्षेत्र हैं।
उर्वरक भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है, इसलिए कृषि उत्पादकों की मांग बढ़ रही है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादन देश है। ठीक है, और भारत में प्रमुख उर्वरक उत्पादन इकाइयाँ निम्न हैं। ठीक है ना, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि देखिएगा पेनिसिलिन उद्योग यह एंटीबायोटिक का एक समूह है और पेनिसिलिन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। देखिएगा 49 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? ऑप्शन बी तमिलनाडु में। तो देखिएगा इसमें से दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग ना इसमें होगा तमिलनाडु, यानी कि 996 सबसे अधिक है, लेकिन प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं लिंगानुपात में, तो गोवा में है 973, तमिलनाडु में 996, सिक्किम में 890, कर्नाटक में 973, केरल में सबसे अधिक है यानी कि 1084 याद रखिएगा, दमन और द्वीप में सबसे कम है 618 और बिहार में 918 है। भारत के लिंगानुपात क्या है? तो 943 है। क्वेश्चन आएगा कि भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ है? तो केरल में 284। ठीक है, अगर हम बात करते हैं न्यूनतम, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य निम्न हैं। तो देखिए हरियाणा में सबसे कम है 879, जम्मू कश्मीर में 889, सिक्किम में 890, पंजाब में 895, उत्तर प्रदेश में 912। ठीक है, अधिकतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य है। पहला आपका केरल है 284, पुदुचेरी 237, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993 और छत्तीसगढ़ 991। देखिए फिर से जितने भी डाटा है ना, जो भी डेटा है आपको सभी को याद करना ही होगा। देखिए अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि सबसे अधिक क्या है सबसे कम क्या है, अब 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछेंगे इसमें से सबसे अधिक कौन है, तो आपको डेटा याद करना पड़ेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिएगा, विश्वास कर रहे हैं आप एक चीज़ को फॉलो कीजिए। बहुत अच्छा जो बुक देख रहे हैं ना, ये ज्ञान बिंदु सर का, ये बहुत अच्छा बुक है। प्लीज़ आप एक बार इसे देखिएगा, क्योंकि इसको आप लोग के डिमांड कर मैं इसको वीडियो को बनाया, तो प्लीज़ आप देखिए, कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ बता रहा हूँ आपको, पूरा यूट्यूब में पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं मिलेगा वीडियो। तो प्लीज़ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स थोड़ा सा आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी अगर आपके भाई बहन या कोई फ्रेंड्स है तो उनको दीजिए, कम से कम रिवीजन करने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लूसी दुनिया की सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस देश में हुआ है? ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया में। तो लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट इंडोनेशिया द्वीप में हुआ है और विश्व के प्रमुख मड बाल्कनों में आते हैं और येलोस्टोन पार्क अमेरिका, लूसी इंडोनेशिया, ईरान, मकरान पाकिस्तान और ईरान, बाकू अजरबैजान और बारानटांग द्वीप अंडमान भारत में आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ज्वालामुखी की, तो ज्वालामुखी के प्रकार की अगर हम बात करें, देखिए सक्रिय ज्वालामुखी था, जिसके मुख में से हमेशा धूल, धुआं, गैस, वाष्प आदि पदार्थ बाहर निकलते हैं, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ज्वालामुखी, तो देखिए और ये देश के नाम है, तो देखिए किलाऊ मौना लोवा, ये हवाई द्वीप अमेरिका में हुआ था ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी जो है यो इक्वाडोर, माउंट इरेबस अंटार्कटिका, वैरन द्वीप तो अंडमान ये भारत है ज्वालामुखी का नाम। आगे ओजोस डेल सलाडो तो अर्जेंटीना चिली सीमा पर है होता है ये। आगे आपका स्ट्रोम्बोली, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर यानी कि सिसिली मतलब भूमध्य सागर में हुआ था। और ये माउंट एटना क्या, तो सिसिली इटली में है। ठीक है, अब देखते हैं अगर हम बात करते हैं आगे कि देखिए शांत ज्वालामुखी क्या होता है, जब उससे उद्गार होने की संभावना पूर्णतः समाप्त हो जाता है तो उसे मुख्य जल आदि से भर जाता है, तो इसका शांत ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? ऑप्शन सी लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना। तो देखिए अगर हम बात करते हैं प्रार्थना समाज की मांग, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करने का मांग नहीं था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा द्वारा बम्बई में किया गया था। ठीक है, और केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। 1869 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज को क्या किया था कि सदस्य बने थे। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। प्रार्थना समाज में एकेश्वरवाद पर जोर एवं हिंदू समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई थी। इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह एवं जाति पाति का विरोध किया था। स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था। महादेव गोविंद रनाडे ने शिक्षा के प्रसार के लिए वर्ष 1884 ईस्वी में पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला आपका 52 नंबर क्वेश्चन कि भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौवरन शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? ऑप्शन डी पारादीप बंदरगाह पे। अगर हम बात करें कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पहला पोत लाया था, दूसरा पोत गुजरात के
वडिनार पोत पर कच्चा तेल लेकर आया था। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। अमेरिका सबसे बड़ा तेल आयातक देश है तथा चीन दूसरा देश है। सामुद्रिक जलमार्ग की दृष्टि से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीपीय तटीय भाग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और देश के 13 बड़े तथा 139 छोटे बंदरगाह स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 53 नंबर कि रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे? 14वें नंबर के। तो याद रखिएगा कि कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बने थे। इसका कार्यकाल 24 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 अभी तक रहा है। और भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे और जिनका कार्यकाल जो था वो 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक था। अगर हम बात करते हैं भारत के 15वें वर्तमान में जो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बनी है और इन्होंने 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण किया है और देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हुई है। ये संथाल जनजाति से आती हैं और भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 ईस्वी तक रहा था। अगर बात करते हैं 54 नंबर की तो देखिए ये सिंधु स्थल है और यह स्थान है। तो कौन सा सिंधु स्थल किस स्थान से है तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं अगर बात करते हैं लोथल, तो लोथल आपका कहाँ है? गुजरात में है। रोपर, तो रोपर कहाँ है आपका? पंजाब में। राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा लोथल गुजरात, रोपर हो जाएगा आपका पंजाब में, राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा कहाँ आपका? नहीं सॉरी, ये देखिए आपका लोथल कहाँ पे हो गया? गुजरात में। रोपर हो गया आपका, रोपर कहाँ पे हो गया? रोपर हरियाणा में होगा। राखीगढ़ी कहाँ पे हो गया? राखीगढ़ी हो जाएगा पंजाब में। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको देख लीजिएगा, इसको मैच कर लीजिए। लोथल गुजरात हो गया, रोपर पंजाब, राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगी राजस्थान में। ठीक है, सही है। अब देखिए अगर बात करते हैं लोथल भोगवा नदी पर गुजरात में स्थित हड़प्पाकालीन बंदरगाह शहर था और इसे हड़प्पाकालीन व्यापारिक राजधानी कहा जाता था। रोपर पंजाब एवं सतलज नदी के किनारे स्थित हड़प्पाकालीन स्थल है जिसके उत्खननकर्ता क्या थे? तो यज्ञदत्त कौन थे? तो यज्ञदत्त शर्मा थे। राखीगढ़ी हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे स्थित हड़प्पाकालीन स्थल है। यह भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, और कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे हड़प्पाकालीन स्थल और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। नेक्स्ट है अगर 55 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान के उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें से कथन को ढूंढना है कि कौन सा आपका सही है। तो देखिए कथन आपका ए कह रहा है क्या कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो ये आपका सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करने और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी है। उद्देशिका का उन स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो देखिए आपका जो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ए बी और सी। ठीक है, भारत के संविधान में प्रारंभ में रखी गई उद्देशिका प्रस्तावना के संविधान निर्माण का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अब देखिएगा उद्देशिका के बारे में अगर हम देखते हैं तो देखिए अगर हम बात करते हैं संविधान तो संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को है और इसमें वे उद्देश्य वर्णित है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका 56 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी है जो सही नहीं है कि यह वह अनंत समय के लिए किया जाता है। तो ये आपका सही नहीं है। देखिए पेटेंट की अवधि 20 साल तक के लिए होती है, अनंत समय के लिए नहीं। अतः विकल्प सी सही है। भारतीय पेटेंट कार्यालय में पेटेंट डिज़ाइन और ट्रेडमार्क्स के नियंत्रक जनरल के कार्यकाल द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आदेशानुसार काम करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि प्रत्येक देश में पेटेंट के लिए अलग अलग आवेदन देना होता है। भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 में बना और इसे 1972 में लागू किया गया। आगे है 57 नंबर कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है तो चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। तो ब्रह्मपुत्र नदी 3 अपवाह तंत्र है तो तिब्बत, चीन यानी कि भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। इसकी दाईं ओर की सहायक नदियाँ कौन है? तो सुबनसिरी, संकोश, मानस, तीस्ता, पुथिमारी, भड़ेली आदि हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि ब्रह्मपुत्र नदी के तिब्बत में क्या च्यांग्सपो के नाम से इसका अर्थ होता है शोधक, और नामचा बड़वा प्रवर्तक के निकट ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इसे दिवांग के नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और इसके बाद जब असम घाटी में प्रवेश करती है तो यह ब्रह्मपुत्रा कहलाती है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है।
58 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। तो देखिए आपका ताइवान नहीं लगता है, तो ताइवान भारत की सीमा से नहीं लगता है। ताइवान जो है पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप है और इसके आसपास के कई द्वीपों को मिलाकर चीनी गणराज्य का अंग बना है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो ताइवान द्वीप है। चीन से लगने वाला भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, म्यांमार से लगने वाला भारतीय राज्य कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये सब है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भूटान से लगने वाला भारतीय राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम है। और अंडमान निकोबार थाईलैंड व इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। 59 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है। ऑप्शन नंबर डी आंद्रे अजोवे। तो यूनेस्को वर्तमान महानिदेशक और आंद्रे अजोवे 2017 ईस्वी से अभी तक फ्रांस देश के हैं। और इरीना बुकोवा का कार्यकाल 2009 से 2017 तक था, बुल्गारिया देश के थे। और संयुक्त राष्ट्र जो थे, अगर इसकी बात करें, इसकी स्थापना की तो इनकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसके सदस्य 193 लोग हैं, देश है। ठीक है, आगे देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है क्या कि किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी ने। तो द कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई थी। देश की राजनीतिक प्रणब मुखर्जी को जाने माने हस्ती थे, वह कभी देश के वित्त मंत्री रहे तो भारत के 13वें राष्ट्रपति भी रहे थे। अगर हम बात करते हैं, मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 2004 से 2014 तक संभाला था। और चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह द्वारा लिखित पुस्तक है, याद रखिएगा, चेंजिंग इंडिया। देखिए आगे है कि बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिलैक्सेशन ऑफ अ लाइफ, मोहम्मद हामिद अंसारी की आत्मकथा है। और वेंकैया नायडू भारत के 13वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, जिनका कार्यकाल 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक रहा है। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड ए ईयर इन ऑफिस। इनका पुस्तक का नाम था, किसका था, वेंकैया नायडू का। तो फ्रेंड्स बताइएगा कमेंट करके कि वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति है वो कौन है। मैंने तो बता दी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति है। लेकिन वर्तमान में वर्तमान में क्या है कि उपराष्ट्रपति कौन है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो विचार क्या करना है कि इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, ये सही है। लोकतंत्र में वर्तमान सत्तासीन लोगों के हराने की संभावना काफ़ी होती है, ये भी सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ये भी सही होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं क्या कि 1947 से 2022 तक अनेक चुनाव आधार पर देखा जा सकता है कि सरकार हमेशा बदलती नहीं है, लेकिन बदलने की संभावना रहती है। अगर बात करते हैं 62 नंबर क्या कि सकल घरेलू उत्पाद को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं क्या कि भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है, क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, और जीडीपी में होने वाली वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि कर देती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में अब उस वर्ष में उसके विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं और उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं क्या कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेशों से आय को जोड़कर और मूल्य ह्रास को घटाकर जो आय बचती है उसे क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। एनएनपी क्या होता है, नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये देश का जनसंख्या से भाग देकर भागफल द्वारा प्रति व्यक्ति आय को निकाला जाता है, एनएनपी। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट का पेटिका में आती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी उपयुक्त सभी, यानी कि यूएसए डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड और चीन युआन और यूरोपीय संघ यूरो, ये सभी जो है आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनका तो ये जो है आपका विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। और आईएमएफ शीर्ष कोटा धारक देश अमेरिका है 17.46%, जापान है 6.48%, चीन है 6.41%, भारत है 2.76%। भारत का 8वां स्थान है कि आईएमएफ में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 64 नंबर की भारत में निम्नलिखित में से कौन सा देश जैव विविधता का तप्त स्थल है। तो ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। तो देखिए याद रखिएगा ये पश्चिमी घाट जो क्या है तो जैव विविधता का तप स्थल है। ये ऐसा स्थान जहां स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि से प्रजातियों की समृद्धि है लेकिन आवास विनाश का संकट बना हुआ है, तप्त स्थल कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगर हम बात करते हैं क्या कि भारत में 4 हॉटस्पॉट स्थित है, हिमालय क्षेत्र,
इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ये आगे देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो विटामिन के होता है। तो विटामिन के फ्लोक्विनोन शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है। अगर बात करें कि इस कारण से इसको रक्त स्रावरोधी पदार्थ कहा जाता है। विटामिन के का स्रोत क्या है, तो हरी पत्ती, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, जिगर, जिसको उसके बोलते हैं क्या, लीवर, जिगर को, अंडे की जर्दी तथा पनीर। यह यकृत के प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल अत्यधिक असंतृप्त एल्कोहल है और वसा में घुलनशील होता है। जल में यकृत एवं आंत्रीय श्लेष्मा की कोशिकाओं में यह संचित रहता है। इसको दूध, मक्खन, अंडों की जर्दी, जिगर, मछलियों के तेल आदि से प्राप्त किया जाता है। अगर बात करें कि इसकी कमी से रोटोन्डिन नामक बीमारी होती है। और विटामिन डी यानी कि कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण जंतु स्वयं अपनी त्वचा कोशिकाओं में 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ के करते हैं और यह क्रिया सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से होती है। और यह विटामिन मक्खन, जिगर, गुर्दों, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि से मिलता है। विटामिन सी यानी कि स्कर्बिक अम्ल कहते हैं कि कमी से मसूड़ों, फूलना, अस्थियों के चारों ओर स्राव, स्कर्बिक अस्थियों के कमजोर होने इत्यादि बीमारी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है स्रोत क्या, नींबू वंश का फल, टमाटर, आंवला, खट्टे पदार्थ, ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे आपका जो सेट 2 था ये लगभग मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है, यानी कि 26 से लेकर 65 क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। और जो भी आपका जो 35 क्वेश्चन बचा है मैं उसको कल फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 3 में कंप्लीट करवाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम 35 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मैं ऐसे लेके चलता हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है और फ्रेंड्स उससे ज्वाइन होकर ले सकते हैं। और आपका इरिटेरिया का जो 5000 का जो बुक था उसका मैं पूरा वीडियो में उस पर कंप्लीट बना चुका हूं। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहां पे आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड करेगा। प्लीज़ फ्रेंड्स उस वीडियो को 5000 जो वाले जो वीडियो है उसको भी प्लीज़ आप जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है, आप लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।